जय हिंद और सेवा जोहार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। साथ ही आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके प्रति समर्पित होंगे। और यदि आपका लक्ष्य जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी या फिर अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स देकर देश और समाज के लोगों की सेवा करना है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत चैप्टर कार्मिक प्रशासन का। तो चार कार्मिक प्रशासन का यह अध्याय होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि आप जेपीएससी एस्पायरेंट हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, जो कि एक चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही चूँकि यह वीडियो बड़ा होगा, चूँकि आपका लक्ष्य भी बड़ा है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये जो टॉपिक है आपको कंप्लीट हो जाए। चलिए बात करते हैं कंटेंट की। तो इस वीडियो में कंटेंट में क्या रहने वाला है, तो जो कि जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार आपको पढ़ना है। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस यानी सिविल सेवाओं की भर्ती, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के बारे में, एंड द स्टेट पब्लिक कमीशन यानी एसपीएससी के बारे में, जो कि जेपीएससी बीपीएससी इस सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट यानी सिविल सेवकों का जो प्रशिक्षण होता है उसके बारे में पढ़ना है। लीडरशिपिंग एंड इट्स क्वालिटीज़, जो भी सिविल सेवक का लीडरशिप और इसके जो गुण होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर एम्प्लॉयज़ मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, जो कर्मचारी की मनोबल होता है और उसका उत्पादकता होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो इस पूरे कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे कार्मिक प्रशासन के बारे में, फिर आएगा लोक सेवा के बारे में, और फिर अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में, केंद्रीय सेवाएं के बारे में, राज्य सेवाएं के बारे में, फिर आपको सिविल सेवाओं की भर्ती के बारे में जानेंगे, फिर लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, और सिविल सेवकों का प्रशिक्षण, नेतृत्व और उसके गुण, और कर्मचारियों का मनोबल एवं उत्पादकता। यानी ये जो टॉपिक है इसको कवर करने से पहले हम लोग ये सारा टॉपिक कर लेंगे कि कार्मिक प्रशासन होता क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं, केंद्रीय सेवाएं क्या हैं और राज्य सेवाएं क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले जान लेते हैं जो कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है। उसमें जो यह टॉपिक चलेगा वो आप इस टॉपिक को किस वाले पेपर से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये पेपर 4 से संबंधित है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होता है। 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, जो कि स्कोरिंग नेचर का होता है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों आ सकते हैं इस पेपर में। तो इसमें हम लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। कहाँ पर ये टॉपिक है तो देख सकते हैं, ये जेपीएससी पेपर 4 का सिलेबस है, जिसमें सेक्शन बी में आपको पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के बारे में। और इसी सेक्शन बी को हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं वीडियो बना के। जो यदि पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पिछले का जितने टॉपिक है उसको कवर किया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका ये वाला टॉपिक है, जो कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, जो कि ये वाला टॉपिक आपका आज कवर होने वाला है। तो आज का यह वीडियो से इस वाले टॉपिक पर आपका पूरी तरह से पकड़ हो जाएगा। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर मुख्य परीक्षा से आधारित जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आपका ये इसमें एक कंसेप्ट और धारणा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक प्रशासन की। तो कार्मिक प्रशासन होता क्या है, यानी पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो यह एक तरह का प्रशासन का ही एक शाखा है, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन का ही शाखा है, जिसमें हम लोग सरकारी कर्मचारियों और नौकरशाहों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा शर्तें, वेतन, अवकाश, अनुशासन और सेवा समाप्ति आदि जैसे का संचालन करते हैं। जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उसको भर्ती कैसे करना है, उसको ट्रेनिंग कैसे देना है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, उनको सैलरी कैसे देना है, उनका हॉलीडे अवकाश वगैरह कैसा होगा, वो सारा कुछ जो है कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। इन सारों चीज़ों का संचालन जो कौन करेगा, वो कार्मिक प्रशासन करेगा। इसको अक्सर जो है मानव संसाधन प्रबंधन यानी एचआरएम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वो अक्सर जो है मानव संसाधन प्रबंधन या
RM कहा जाता है। प्रमुख उद्देश्य इसका क्या है ऑब्जेक्टिव कार्मिक प्रशासन का, तो हमको इसमें उद्देश्य क्या प्राप्त करना है, तो योग्य और सक्षम कर्मचारियों की भर्ती करना है। फिर जो भी कर्मचारी हैं उसको प्रशिक्षण देना है, उसकी क्षमता का निर्माण करना है, उसका जो कार्य है उसमें उसको दक्षता हासिल करवाना है, उसकी जो नैतिकता है उसको सुनिश्चित करवाना है। जो कर्मचारी हैं उसको प्रेरित करना है, अप्रिसिएशन करना है उसके काम के प्रति, फिर उनके अधिकारों की भी रक्षा भी करना है। इसके साथ साथ जो प्रशासन में है उसका जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। तो इस प्रकार से कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रमुख संस्थाएं आती हैं उसको जान लेते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत ही रख सकते हैं उसको, UPSC भर्ती एवं चयन। इसके अंतर्गत जो है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को रख सकते हैं जो कि नीति निर्माण का काम करता है। इसके अंतर्गत इसका जो संस्थाएं हैं उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 309 से 323 तक सिविल सेवाओं से संबंधित है। तो इस तरह से इसको एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी है कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC आता है जो कि ईमानदारी और भ्रष्टाचार विरोधक होता है, इसकी देखरेख करता है। केंद्रीय सूचना आयोग भी होता है जो कि पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय आता है जो कि कार्मिक मामलों की देखरेख करता है। तो इस प्रकार से कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत जो है प्रमुख संस्थाएं आती हैं। फिर आपका अखिल भारतीय सेवाएं होता है, ऑल इंडियन सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में आपका 3 सर्विस आता है, IAS, IPS और IFS, है ना। तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो संघ द्वारा भर्ती की जाती है। ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं जो कि केंद्र कह सकते हैं उसको, उसके द्वारा भर्ती की जाती है, UPSC के द्वारा भर्ती की जाती है, लेकिन यह राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर सेवाएं देते हैं। तो ये भी जो है कार्मिक प्रशासन के दायरे में आता है। तो कार्मिक प्रशासन का जो कार्य है, वर्क है, वो क्या क्या हो सकता है, तो भर्ती करना और चयन करना, जैसे कि UPSC, SSC, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सभी के माध्यम से भर्ती और चयन करने का काम करती है। फिर आपका इसी के अंतर्गत प्रशिक्षण देने का भी काम करता है, जिसमें आपका LBSN लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IAS के लिए होता है। फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, ये भी आपका IPS के लिए प्रशिक्षण केंद्र होता है। IFS अकादमी हो गया। तो ये सभी का प्रशिक्षण केंद्र करने का काम जो है कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत ये सभी आता है। फिर सेवा शर्तें और पदोन्नति, जैसे वेतन आयोग, कैडर नियम, मेरिट और वरिष्ठता, ये सभी भी कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत देख सकते हैं। इसको अनुशासन एवं नियंत्रण, ऑल इंडिया सर्विस रूल, कंडक्ट रूल, ये सभी जो है कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत हम लोग इसको देख सकते हैं। कल्याण यानी वेलफेयर, पेंशन देना, भविष्य निधि सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवाएं देना कर्मचारियों को, ये सभी कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत होता है। नैतिकता और जवाबदेही यानी आचार संहिता, RTI, लोकपाल, ये सभी को सुनिश्चित करने का काम जो है कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। क्या है चुनौतियां, क्या है चैलेंजेस कार्मिक प्रशासन का, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो राजनीतिक हस्तक्षेप आ जाता है और स्थायित्व की कमी होती है, बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है कर्मचारियों को, तो ये उसका चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद भी देखने को मिलता है। अत्यधिक नौकरशाही और लाल फीताशाही भी देखने को मिलता है। नवाचार और कौशल की कमी होती है और निजी क्षेत्र की तुलना में बहुत कम प्रेरणा और प्रोत्साहन का काम देखने को मिलता है कार्मिक प्रशासन में। क्या है सुधार के उपाय कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत, तो सिविल सेवा सुधार आयोग बना है जो कि ARC है, उसकी सिफारिशों को लागू करना, लैटरल एंट्री को बढ़ावा देना, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ये ई गवर्नेंस और डिजिटल यानी HRM
जो है सुनिश्चित करना, नैतिक मूल्यों और जनोन्मुखी दृष्टिकोण पर जोर देना और निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान देना, ये सभी जो है कार्मिक प्रशासन के सुधार के उपाय हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर कार्मिक प्रशासन होता क्या है, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। अब हम लोग बात करते हैं सिविल सेवा की, यानी सिविल सर्विस की। क्या होता है सिविल सर्विस, किस तरह से हमारे देश में यह प्रमुख कामों को, कार्यों को करता है, योजनाओं को इम्प्लीमेंट देने में, हमारे विकास कार्यों में किस तरह से ये योगदान देता है, ये सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सिविल सर्विस यानी सिविल सेवा होता क्या है। तो जनसाधारण, जितना भी ये हमारा प्यारा देश भारत है, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। हमारे भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकार होते हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे राज्य हैं, यानी 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों को अलग अलग ज़िले हैं, बहुत सारा आबादी है, लगभग जो है 1.25 करोड़ से बेसी जो है आबादी है। उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्यों को करना है, यानी जनसाधारण की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है और सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना है। तो ये सभी किसके द्वारा होगा, कौन सा सेवा देना होगा, तो इसको ये जो करता है, जो मुख्य कार्यकर्ता होता है, उसको सिविल सेवा कहते हैं। यानी सिविल सेवा के माध्यम से जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और सार्वजनिक हित के लिए काम की जाते हैं, ताकि हमारा देश विकास कर सके। तो इस प्रकार से सिविल सेवा को समझ सकते हैं। सिविल सेवा के अंतर्गत हम लोग 3 भाग में इसको बांटते हैं। अखिल भारतीय सेवा होता है, केंद्रीय सेवा होता है और राज्य सेवा होता है। अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया सर्विस होता है, और ये ऑल इंडिया सर्विस जो है एक भाग 4 यानी संविधान के भाग 14 यानी 14 संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसमें उसका उल्लेखित है, यानी अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ पर, संविधान के भाग 14 में है उल्लेखित, जो कि किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और इसके अंतर्गत अध्याय 1 में क्या है, सेवाएं हैं, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक आता है। 308 से लेकर 314 तक आता है अध्याय 1 में, जिसका नाम है सेवाएं। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवा का जो प्रावधान है वो संवैधानिक प्रावधान है। अब ये अखिल भारतीय सेवाएं कौन से अनुच्छेद में आता है, तो अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी जो इंडियन ऑल इंडिया सर्विस है, वो जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है। अब जो है इसके जनक कौन थे, इनका जनक था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके जनक कौन थे, जो अखिल भारतीय सेवाएं का जनक कहा जाता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इसीलिए जो है अखिल भारतीय सेवाएं को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इस प्रकार से आप सिविल सेवा को समझ सकते हैं कि सिविल सेवा क्या होता है। ये अखिल भारतीय सेवा की बात हो गई। केंद्रीय सेवा की बात हो गई कि जो कि केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी होते हैं, उसके रिक्रूटमेंट के लिए, उसके भर्ती परीक्षा के लिए, उसका प्रशिक्षण के लिए जो भी कार्य होगा वो किसके अंतर्गत होगा, वो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत होगा। राज्य सेवा, क्योंकि हमारा देश में 28 राज्य हैं, तो राज्य सरकार अपने राज्य में जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसको करने के लिए जो है इस तरह का राज्य सेवा का गठन करती है, और उसके ज़रिए जो भी कर्मचारी होते हैं उसका चयन होता है। तो इसके अंतर्गत जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत उस कर्मचारी चयन किए जाते हैं वो राज्य सेवा के अंतर्गत होते हैं। तो इसका हम लोग तीनों का विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, यानी अखिल भारतीय सेवा का, केंद्रीय सेवा का और राज्य सेवा का। तो चलिए बात करते हैं फिर से अब इस सिविल सेवा के थोड़ा सा विस्तार रूप से जान लेते हैं। तो सिविल सेवा जो है उसके अंतर्गत 3 सेवाएं आती हैं, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। अब जो अखिल भारतीय सेवा है, वो अखिल भारतीय सेवा को हम लोग 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं, जिसको कहा जाता है सुपर टाइम स्केल, सीनियर स्केल और जूनियर स्केल। इन तीनों में टर्म में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं कि किस कर्मचारी कौन से स्केल में है। अब जो ये भारतीय
अखिल भारतीय सेवा होती है, उसके अंतर्गत मात्र 3 सेवाएं आती हैं। कौन कौन से? तो एक आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, यानी जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो आईएएस होता है वह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो आईपीएस होता है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो आईएफएस होता है वह पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवा को हम लोग समझ सकते हैं। अब जो अखिल भारतीय सेवा जो है वो किस किस अधिनियम पर काम करती है, वह तो जो अखिल भारतीय सेवा यानी सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवा को संचालन करने के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम होता है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन होता है। अब जो ये केंद्र सरकार के अधीन होता है तो यह क्या करती है, तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत वो भर्ती करती है, सेवा शर्त निर्धारित करती है, प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। इसके अलावा जो अखिल भारतीय सेवा है उसको जो है 26 राज्य संवर्ग यानी जो कैडर होता है वो 26 कैडर के अंतर्गत विभक्त किया जाता है। फिर आप इसमें जो कि 24 जो कि विभिन्न राज्यों से हैं और 2 कैडर जो है संयुक्त कैडर के रूप में है। जो 2 संयुक्त कैडर है वो है असम और मेघालय को लेकर बनाया गया है, और दूसरा जो संयुक्त कैडर है वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूटी को लेकर बनाया गया है। और बाकी जो 24 कैडर है वो विभिन्न राज्यों से है, जैसे उत्तर प्रदेश कैडर, झारखंड कैडर, बिहार कैडर। तो इस प्रकार से आपका 26 राज्य संवर्ग यानी कैडर होता है। जब वह कोई केंद्र सरकार यूपीएससी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी को चुनती है तो उसको उसके प्राप्तांक यानी उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा के अंक के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर उसको राज्य संवर्ग यानी स्टेट कैडर उसको दिया जाता है, और उसके चॉइस को ध्यान में रखकर। तो इस प्रकार से आप अखिल भारतीय सेवा को समझ सकते हैं। अब जो यह अखिल भारतीय सेवा यानी सिविल सेवा यानी लोक सेवा की कंसेप्ट क्या है, सिविल सेवा यानी लोक सेवा का कंसेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, चलिए उसके विस्तार से समझते हैं। लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस का अर्थ क्या होता है कि ऐसा सेवा जिसमें जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति और उसका जो सार्वजनिक हित है उसके लिए सरकार या राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। यह एक सर्विस दिया जाता है जिसका काम क्या है, जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और सार्वजनिक हित के लिए ये कार्य करना। यह एक लोकतांत्रिक प्रशासन का मूल आधार होता है, और साथ ही जो लोक सेवा है वह केवल सरकारी रोजगार नहीं होता है, वह समाज के प्रति कर्तव्य और उत्तरदायित्व का एक उदाहरण देख सकते हैं इसमें लोक सेवा में। इसकी विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, तो सार्वजनिक हित केंद्रित होता है इसमें। तो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज का कल्याण करना इस सेवा के अंतर्गत है। फिर निष्पक्षता और समानता, इस सेवा में जो सिविल सर्विस का जो सेवा है उसमें जाति, वर्ग, धर्म से परे उठकर सभी को समान सेवाएं देना है। इसके अलावा जो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होती है तो किसके प्रति होती है, जो सिविल सेवा की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वह जनता के प्रति होती है और संविधान के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसके अलावा नैतिकता और ईमानदारी इसकी विशेषता में आता है। तो लोक सेवक का आचरण कैसा होना चाहिए, एक आदर्शवादी होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। साथ में इसमें निरंतरता का विशेषता है, जिसमें कहा जा सकता है कि राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद सेवाएं जारी रहती हैं। राजनीति क्या होता है कि मंत्री सब जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 साल के लिए बनेंगे, लेकिन जो लोक सेवा है उसके बावजूद जो है वह जारी रहता है। तो लोक सेवा का उद्देश्य क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इसका उद्देश्य लक्ष्य क्या होता है, तो ये लोक सेवा का उद्देश्य है समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों की रक्षा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, रोजगार जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, साथ ही प्रशासन को पारदर्शी,
कुशल और लोक उन्मुख बनाना है। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक न्याय की स्थापना भी करना है। इस प्रकार से लोक सेवा का उद्देश्य हम लोग देख सकते हैं। साथ ही भारतीय संदर्भ में लोक सेवा क्या है उसको जान लेते हैं। तो संविधान में लोक सेवा का आधार है अनुच्छेद 309 से लेकर 323 तक। अखिल भारतीय सेवाएं को जो है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। साथ ही पंचायती राज और स्थानीय निकायों तक की सेवा की पहुंच, लोक सेवा जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राज्य सेवाएं, पुलिस, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी इत्यादि, ये सभी जो हैं लोक सेवा के अंतर्गत आते हैं। ये जो लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। अब जो है लोक सेवा की संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो सिविल सर्विस होता है उस किस तरह से बना हुआ है। तो भारतीय लोक सेवाओं की प्रमुख श्रेणियां हम लोग देख चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भारतीय लोक सेवा का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें 3 कैटेगरी होता है, एक अखिल भारतीय सेवा, दूसरा केंद्रीय सेवा और तीसरा राज्य सेवा। तो जो अखिल भारतीय सेवा होता है उसमें फिर आपको 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इनकी भर्ती किसके द्वारा होता है, तो यूपीएससी के द्वारा होता है। साथ ही सेवा केंद्र और राज्य दोनों में किया जाता है। इसका जो भी अखिल भारतीय सेवाएं में चयनित लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो अपना सेवा केंद्र और राज्य दोनों जगह पर देते हैं। केंद्रीय सेवाएं में सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए और ग्रुप बी आता है, जैसे आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएएस यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, रेलवे सर्विस, पोस्टल सर्विस आदि। इस तरह का सेवाएं केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आता है। इनका कार्यक्षेत्र सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ा होता है। जो तीसरी सेवाएं जो लोक सेवा के अंतर्गत आती है वो राज्य सेवा है, यानी स्टेट सर्विस। बहुत सारे राज्य जो है, जितने भी राज्य हैं, अपनी इस सर्विस को संचालन करती है। इसके लिए वह लोक सेवा आयोग यानी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करती है। इसके माध्यम से राज्य सेवाएं की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति का कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वित्त सेवा, ये सभी क्या हैं, वो राज्य सेवाएं हैं। इसके अलावा सहायक सेवाएं यानी सबऑर्डिनेट या सपोर्ट सर्विस भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लिपिकीय सेवाएं, तकनीकी सेवाएं, सहायक प्रशासनिक पद, ये सभी जो है लोक सेवा के संरचना के अंतर्गत आती है। स्थानीय निकाय सेवाएं यानी लोकल बॉडी सर्विसेज, जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला प्रशासन स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, ग्राम विकास से जुड़े कार्मिक, ये सभी जो हैं स्थानीय निकाय सेवाएं के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। लोक सेवाओं की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो संवैधानिक स्थिति की बात करें तो भारत के संविधान में लोक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद कितना है, 308 से लेकर 323 तक दिए गए हैं, जो कि लोक सेवाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 308 कहता है कि जो लोक सेवा है उसका परिभाषा क्या होना चाहिए और उसका क्षेत्र क्या होना चाहिए, उसको ये डिफाइन करता है। अनुच्छेद 309 कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि लोक सेवा की भर्ती और सेवा शर्त के निर्धारण करने के लिए वह कानून बना सकता है। वो किस अनुच्छेद के तहत, तो 309 के अनुच्छेद के तहत। और ये सभी जो है भाग 14 के अंतर्गत आते हैं। भाग 14 संविधान के भाग 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 310 क्या कहता है, प्लेजर डॉक्ट्राइन, यानी इसमें जो है जो भी लोक सेवक होते हैं उसको जो है उसके पद को जो है सुरक्षा दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के इच्छा अनुसार ही पद धारण करते हैं। इसमें जो है क्या क्या है, इसमें इसका जो रिक्रूटमेंट है, नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में दिया है लोक सेवा का, जिसमें अनुच्छेद 310 लिया गया है। यानी 310 के अनुसार लोक सेवक के नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें सभी लोक सेवक राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, यदि आपका यूपीएससी के थ्रू चयन होता है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, और यदि जेपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस के थ्रू होता है तो राज्यपाल
के द्वारा पद का धारण किया जाता है। लेकिन यह अनुच्छेद 311 के सुरक्षा के अधीन है, यानी 311 में उसका सुरक्षा प्रावधान किया गया है लोक सेवाओं की। इसमें बताया गया है 311 में कि बिना उचित कारण या सुनवाई के अवसर दिए बगैर किसी भी लोक सेवक को बर्खास्त, पदोन्नत या निलंबित नहीं किया जा सकता। यह एक प्राकृतिक न्याय यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को सुनिश्चित करता है। तो इतनी बातें आपको लोक सेवा के संवैधानिक स्थिति के बारे में जानना है। इसके अलावा अनुच्छेद 312 कहता है कि जो संसद है और अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो निर्माण कर सकती है, यानी जो संसद है वह क्या कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विस, जिसके अंतर्गत 3 सर्विस आता है, इस तरह का सर्विस का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 315 से 323 कहता क्या है कि जो लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन और अधिकार के बारे में बताया गया है। उसकी स्वतंत्र संवैधानिक स्थिति, भर्ती और परामर्श संबंधी कार्य के बारे में बताया गया है 315 से 323 तक। लोक सेवाओं का संवैधानिक ढांचा आप देख सकते हैं, जो कि अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत 3 सर्विस आता है, केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाएं आता है, राज्य सेवाएं के अंतर्गत राज्य पीसीएस द्वारा चयनित किया जाता है। तो इसी प्रकार सभी सेवाओं की वैधता और सुरक्षा का आधार संविधान ही है। इसके अलावा जो लोक सेवाओं की संवैधानिक स्थिति है उसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो लोक सेवाएं संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करती हैं, निष्पक्षता और स्थायित्व यानी राजनीतिक परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, स्वतंत्र भर्ती संस्थाएं होती हैं जिसके जरिए लोक सेवक का चयन किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, न्याय समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू होता है जिससे लोक सेवक अपने अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकते हैं। इसके अलावा लोक सेवा के सारांश के रूप में आप इसे देख सकते हैं इस प्रकार से कि लोक सेवाओं की संवैधानिक स्थिति का आधार अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक दिया गया है। लोक सेवकों को सुरक्षा आर्टिकल 311 और स्वायत्त भर्ती तंत्र इसे संविधान द्वारा प्रदत्त है। अतः भारतीय लोक सेवाएं लोकतंत्र का स्टील फ्रेम माना जाता है। तो इतनी बातें आपको लोक सेवा के अंतर्गत ध्यान में रखना है। अब आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं लोक सेवा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें हम लोग अखिल भारतीय सेवा के बारे में जानते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं, ये सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों के अधीन काम करती है। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद इन्हें स्थापित करती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। क्या है विशेषता, तो इसकी भर्ती केंद्र सरकार द्वारा करती है और नियुक्ति राज्यों में भी की जाती है, केंद्र में भी और राज्य में भी। इन्हें विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है और इनकी सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित करती हैं। इनके 3 श्रेणीबद्ध स्केल होते हैं, जैसे जूनियर स्केल, सीनियर स्केल और सुपर टाइम स्केल। नियंत्रण कौन करता है, जैसे आईएएस का नियंत्रण किसके अधीन काम करता है, तो कार्मिक मंत्रालय। आईपीएस किसके अधीन काम करता है, तो गृह मंत्रालय। और आईएफएस किसके अधीन, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवा को समझ सकते हैं। अब आता है आपका केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा में क्या है, तो केंद्रीय सेवा जो कि केंद्र के अधीन कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है, जो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी इस तरह से होता है। जैसे कि ग्रुप ए में 34 सेवाएं आप इसको देख सकते हैं, जबकि भारत सरकार के अधीन होता है। किसके द्वारा होता है केंद्रीय सेवा में भर्ती, तो ये भी यूपीएससी या फिर एसएससी के माध्यम से होता है। किन किन प्रावधानों और संवैधानिक प्रावधानों पर कार्य करता है केंद्रीय सेवा, तो अनुच्छेद 309 यानी केंद्र व राज्य सेवाओं के लिए कानून बनाना इसके अंतर्गत आ गया। दूसरा है सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1965 के अंतर्गत केंद्रीय सेवाएं कार्य करती हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1964 के अंतर्गत भी इसको ला सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 ये अधिनियम के तहत भी केंद्रीय सेवाएं काम करती हैं। और जो कि भारतीय, इसी के अंतर्गत केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस आता है, जो कि सर्वोपरि स्थान रखता है।
सबसे हाईएस्ट स्थान जो है केंद्रीय सेवाओं में IFS है, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं में क्या है, IAS है। केंद्रीय सेवाओं में देख सकते हैं कि यह किसके अधीन होता है, तो केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालय और विभागों में प्रशासनिक, तकनीकी और प्रबंधन संबंधी कार्य करना होता है। इसके अंतर्गत यह केंद्रीय लोक सेवा और सामान्य केंद्रीय सेवाओं में बटी होती है। उदाहरण के रूप में विदेश सेवा, राज्य सेवा, ये सभी है। परिभाषा में देख सकते हैं कि केंद्रीय सेवा वे सेवा होती है जिसके सदस्य मुख्यतः भारत सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के अधीन कार्य करता है और इसकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा की जाती है। इसका क्षेत्र कहाँ काम करते हैं, तो केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अखिल भारतीय स्तर पर भी नीतियाँ बनाने में या फिर वर्क करने में ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये लिस्ट पूरा आपको देखने को मिल सकता है कि ग्रुप ए में क्या क्या सर्विस आता है, ग्रुप बी में क्या क्या सर्विस आता है। तो ये सारा चीज़ें आपको PDF के रूप में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, जहां पर इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्रीय सेवाओं में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की ये लिस्ट दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप लिस्ट हैं यहाँ पर, जो कि विभिन्न मंत्रालय के अधीन बहुत सारे जो सर्विस होते हैं वह काम करता है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंतर्गत आता है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो है ग्रुप ए में आप केंद्रीय सेवाएं यानी सेंट्रल सर्विस देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें कि अखिल भारतीय सेवा यानी IAS और केंद्रीय सेवा यानी सेंट्रल सर्विस के बारे में कि क्या है ये दोनों के बीच में सामान्य अंतर, तो भर्ती जो होता है वो अखिल भारतीय सेवा यानी AIS यानी ऑल इंडिया सर्विस, ये UPSC के द्वारा होता है, जबकि केंद्रीय सेवा यानी CS ये भी UPSC के द्वारा होता है। सेवा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, तो अखिल भारतीय सेवा के द्वारा जो भी अधिकारी आते हैं वो राज्य और केंद्र दोनों में दे सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सेवा में सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य कर सकता है। उदाहरण के अंतर्गत IAS, IPS, IFOS ये सभी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं, जबकि IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये सभी जो है केंद्रीय सरकार के सेवा के अंतर्गत आता है। नियंत्रण की बात करें तो अखिल भारतीय सेवा का नियंत्रण केंद्र द्वारा इसका भर्ती होता है और राज्य या केंद्र में इसका नियुक्ति होता है, जबकि केंद्रीय सेवा के अंतर्गत जो भी कर्मचारी होते हैं वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। इस प्रकार से केंद्रीय सेवाओं का संवैधानिक प्रावधान भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसका संवैधानिक प्रावधान। तो अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वे केंद्र और राज्य सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले कानून बना सकते हैं। इसके साथ ही जब तक संसद या विधानमंडल कानून नहीं बनाता उस समय तक राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने तरह से नियम बनाकर सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकता है। मुख्य अधिनियम के अंतर्गत देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश काल में सिविल सेवाओं की संरचना का आधार था। संविधान जब लागू हुआ 1950 26 जनवरी 1950 को, तो स्वतंत्र भारत में सिविल सेवाओं का संवैधानिक ढांचा बना। साथ ही सेंट्रल सिविल सर्विस जो एक्ट है यानी क्लासिफिकेशन, कंट्रोल और अपील रूल्स, जिसको CCS रूल्स भी कहते हैं, जो कि 1965 का है, वो भी इसके अंतर्गत कार्य करती है। इसके अंतर्गत इसको संवैधानिक या फिर अधिनियम के अंतर्गत कार्य होता है, जिसे केंद्रीय सेवाओं का वर्गीकरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अपील प्रक्रियाएं। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964, जो कि आचार संहिता, राजनीतिक गतिविधियों, भ्रष्टाचार, हितों के टकराव पर रोक, ये सारी चीज़ें जो हैं केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 अखिल भारतीय सेवाओं यानी IAS, IPS, IFOS के लिए ये अधिनियम बना है। साथ ही फंडामेंटल रूल्स यानी FR और सप्लीमेंट्री रूल्स यानी SR को भी जो है इन सेवाओं के अधीन ये सभी
ये कार्य करते हैं। जो कि केंद्रीय सेवा हैं उसके लिए विधिक आधार या फिर अधिनियम आप इसको जोड़ सकते हैं। कौन सा? फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स को, जिसमें वेतन, अवकाश, पेंशन आदि की बातें की गई हैं। इसके बाद आता है राज्य सेवाएं। राज्य सेवाएं आखिर क्या हैं? तो जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा देश भारत, और राज्य सेवाएं में आप देख सकते हैं इस पूरे प्यारे देश भारत में हमारा कुल राज्य 28 हैं। यूटी जो है 8 है, और इस प्रकार से पूरे राज्यों को में कुल मिलाकर टोटल 780 ज़िले हैं। अब सभी राज्य में ज़िला है, और इस प्रकार से सभी राज्यों को अपने जगह पर प्रशासनिक कार्य करना होता है, प्रशासन कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है, विकास के कार्य करने होते हैं। तो इन सबों के लिए सेवा देना होता है लोगों को। तो इस प्रकार से राज्य सेवाएं आती हैं इन सबों को करने के लिए, जो कि राज्य सरकार के अधीन होता है। और ये इसमें जितने भी पोस्ट होते हैं, पद होते हैं, अलग अलग राज्यों में उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। और राज्य सेवाओं का क्या है संवैधानिक प्रावधान? तो इसको भी राज्य सेवाओं का जो संविधान में उल्लेख है वह भाग 14 में उल्लेख है, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं लिखा गया है। जिसमें अध्याय 1 में सेवाएं करके हैं, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 314 है। जिसमें 309 यह कहता है कि राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की भर्ती और सेवा शर्त अनुच्छेद 309 में दिया गया है। इस प्रकार राज्य सेवा का भी संवैधानिक प्रावधान है। राज्य सेवाओं में कितने श्रेणी होता है, इसको किस तरह से बांटा जाता है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है? तो जनरली ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद होते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी को अराजपत्रित यानी नॉन गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जबकि ग्रुप ए जो होता है वो राजपत्रित यानी गजेटेड ऑफिसर होते हैं। ये दोनों यानी गजेटेड और नॉन गजेटेड जो ऑफिसर होते हैं, पोस्ट होते हैं, उसको जो है राज्य सरकार अपने राज्य लोक सेवा आयोग या फिर अलग कोई संकाय से निकाय से उसको भर्ती करता है। जैसे हमारे राज्य झारखंड के बारे में बात कर लें तो जो झारखंड में जो राज्य सेवाएं हैं वह जेपीएससी के माध्यम से रिक्रूट की जाती है और जेएसएससी के माध्यम से रिक्रूट की जाती है। तो जो जेपीएससी है यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी झारखंड लोक सेवा आयोग, ये जो है एक संविधानिक निकाय है। इसको अनुच्छेद 315 के तहत जो है इसको बनाया गया है, इसको गठित किया गया है। और इसका अध्यक्ष और सदस्य का जो नियुक्ति होगा वह राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रुप सी ग्रुप डी की जो पोस्ट होते हैं उसको में नियुक्ति के लिए जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2008 के अनुसार कार्य करता है। यह एक तरह का वैधानिक संस्था है, यानी इसको हम लोग नियम के तहत लॉ बनाकर एक हम लोग गठित किए हैं, इसको स्थापित किए हैं। इसका जो अध्यक्ष और सदस्य होता है यानी जेएसएससी का जो अध्यक्ष और सदस्य होगा वह राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होगा। तो इस प्रकार से आप राज्य सेवाओं को समझ सकते हैं। राज्य सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या इसका अधिनियम है, किस किस अधिनियम पर यह कार्य करता है, उसको भी एक बार में चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 309 जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 है, वह राज्य सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों से निर्धारित होती है। यानी अनुच्छेद 309 के तहत राज्य का जो विधानमंडल है वह विधानमंडल नियम कानून बनाकर राज्य सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों को निर्धारित कर सकती है। इसके अलावा जब तक विधानमंडल कोई कानून नहीं बनाता तब तक राज्यपाल ही नियम बनाकर राज्य सेवाओं को संचालित कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 309 में कहा गया है। प्रमुख अधिनियम की बात करें कि जो राज्य सेवाएं हैं किस किस अधिनियम पर कार्य करती है, तो स्टेट सिविल सर्विस एक्ट रूल वो है जो कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे झारखंड है तो झारखंड राज्य सेवा नियम जेपीएससी के तहत होता है, तो ये इस अधिनियम पर राज्य सेवाएं कार्य करती है। इसके अलावा और कौन सा अधिनियम है जिस पर जो है राज्य सेवाएं काम करती है, तो कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल जैसे कि
सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स और सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील्स रूल्स यानी सीसीए रूल्स के तहत जो है राज्य सेवाएं काम करती है। ये नियम आचार संहिता, अनुशासन, निलंबन, अपील आदि को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही फंडामेंटल रूल्स यानी एफआर और सप्लीमेंट्री रूल्स यानी एसआर जो होती है, प्रावधान जो होते हैं, अधिनियम, ये भी राज्य सेवाओं के अंतर्गत होते हैं, राज्य सेवाओं के संचालन के लिए होती है। तो क्या है इसके अंतर्गत, तो कई राज्यों में केंद्रीय एफआर एसआर का ही संशोधित रूप करके अपनाया जाता है। इससे क्या है, वेतन, अवकाश, पेंशन, सेवा शर्त आदि तय किए जाते हैं इस नियम से। तो इस प्रकार से राज्य सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम कार्य करता है, किस अधिनियम के तहत राज्य सेवाएं कार्य करती हैं, कैसे उसका संचालन होता है, वो हम लोग जान पाएँ। अब आते हैं सिविल सेवाओं की भर्ती। जो हमारा लोक सेवक होता है, सिविल सेवक होता है, उसका भर्ती किस किस तरह से होता है। तो संवैधानिक प्रावधान की बात कर लें तो भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक इसका सिविल सेवाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है, केंद्र और राज्य सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 309 बोलता है कि संसद या विधानसभा, संसद हो गया संघ के द्वारा और विधानसभा हो गया राज्य के द्वारा, तो कानून बनाकर भर्ती और सेवा शर्त तय कर सकता है। अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ हो या राज्य हो, उसमें एक लोक सेवा आयोग का स्थापना किया जा सकता है अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 320 में भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक मामले में जो लोक सेवा आयोग यानी से परामर्श लिया जा सकता है, यानी जो भी लोक सेवा आयोग है उसको से हम लोग 320 के तहत क्या क्या भर्ती हो, कैसे कैसे भर्ती होगा, पदोन्नति क्या होगा, से परामर्श लिया जा सकता है। भर्ती की विधियां क्या क्या है, किस तरह से भर्ती होता है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बाई प्रमोशन के द्वारा या फिर संविदा या अस्थायी नियुक्ति, ये 3 प्रकार से भर्ती देखने को मिलेगा लोक सेवक को यानी सिविल सेवाओं की। तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी, जेपीएससी के माध्यम से, साक्षात्कार और पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से, पदोन्नति के द्वारा जैसे कोई भी निम्न स्तर का कर्मचारी है उसको वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत करना है तो उसके माध्यम से होता है। संविदा और अस्थायी नियुक्ति जैसे विशेष परिस्थिति में हम लोगों को नियम के तहत जो है बहुत सारे कर्मचारियों का अस्थायी नियुक्ति भी करते हैं। भर्ती की प्रमुख श्रेणियां में अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस, इसके अंतर्गत 3 सर्विस आता है जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसकी भर्ती यूपीएससी के माध्यम से की जाती है। राज्य और केंद्र दोनों में ये कार्य करते हैं। केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत जैसे आईआरएस, आईएएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आदि आते हैं, जैसे कि इसकी भी भर्ती जो है यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होती है। राज्य सेवा के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों के जो कमीशन होते हैं, लोक सेवा आयोग होते हैं, उसके माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार से सिविल सेवाओं की भर्ती होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो जेपीएससी की जो भर्ती होती है, झारखंड से आते हैं और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से भर्ती होती है इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए। इसमें 3 चरणों में भर्ती होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू होते हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। इसके अलावा जो इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट का आता है और अंतिम मेरिट लिस्ट में मेंस और इंटरव्यू के अंक जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से आप सिविल सेवाओं की भर्ती को देख सकते हैं। इसके अलावा जो सर्विस होता है उसका शर्त का भी, सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। जैसे अनुच्छेद 310 में सेवा प्रेसिडेंट गवर्नर के प्लेजर पर आधारित होता है, यानी जो सिविल सेवा होता है उसके अंतर्गत जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वह किसके प्लेजर पर, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर नियुक्त किए जाते हैं। इसमें आपको 311 के तहत बिना उचित सुनवाई के किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त या पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। मुख्य बिंदु के रूप में इसमें देख सकते हैं कि भर्ती की 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, यूपीएससी, एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आदि। इसके अलावा जो है स्टेट सर्विस। भर्ती के तरीके कौन कौन हैं, तो भर्ती के तरीके परीक्षा, पदोन्नति, संविदा ये हैं। सुरक्षा प्रावधान में अनुच्छेद 309 से 311
दिया गया है। इस प्रकार से सिविल सेवाओं की भर्ती के बारे में आप इसको जान सकते हैं। अब आता है बात लोक सेवा आयोग की। आखिर लोक सेवा आयोग होता क्या है? लोक सेवा आयोग है क्या? तो लोक सेवा आयोग भारत की प्रमुख भर्तीकर्ता एजेंसी है। इसका संविधानिक, यह एक तरह से स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 14 अध्याय 2 यूपीएससी 315 से 323 अनुच्छेद में किया गया है। अभी के जो वर्तमान, जब हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं, यानी 30 अगस्त को यह वीडियो बना रहे हैं, इस समय तक अभी जो है यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, चेयरमैन हैं वो अजय कुमार हैं, जो कि 15 मई 2025 से बने हुए हैं। अब लोक सेवा आयोग का कार्यालय, आखिर यूपीएससी का कार्यालय है कहाँ? तो ये आपको मिलता है धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में। यहीं पर आपका जो सिविल सेवा का इंटरव्यू होता है वहीं पर होता है। जो भी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं सिविल सर्विस के लिए, तो जो सिविल सर्विस सेवा का जो इंटरव्यू होता है वो कहाँ होता है? लोक सेवा आयोग के कार्यालय में होता है, और यह कार्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में है। इंटरव्यू में क्या व्यवस्था होता है? तो इंटरव्यू में एक समय में कई बोर्ड यानी इंटरव्यू बोर्ड बनते हैं, और प्रत्येक बोर्ड की अध्यक्षता जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। बोर्ड में 4 से 5 विशेषज्ञ या सदस्य होते हैं और चेयरपर्सन होते हैं। उम्मीदवारों को रैंडम तरीके से किसी भी बोर्ड में आवंटित कर दिया जाता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू 20 से 30 मिनट तक का रहता है, जिसमें कुल अंक, यूपीएससी का बात कर रहे हैं तो कुल अंक 275 होता है, जो कि सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम चरण में मिलता है। तो इस प्रकार से यूपीएससी के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब यूपीएससी जो लोक सेवा आयोग है, यह किस तरह से इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा, यह किस तरह से आया, किस तरह से इसका महत्व बना, तो इस प्रकार से इस स्लाइड में हम लोग समझ सकते हैं। तो ब्रिटिश काल से पूर्व से ही 1854 से पहले कंपनी सरकार के समय भारत में नियुक्तियां संरक्षण प्रणाली के द्वारा किया जाता था। अंग्रेज अधिकारी भारत आता था और उच्च सेवा में अपने परिचितों और सिफारिश वालों को नियुक्त कर देता था। इसमें योग्यता या परीक्षा का कोई भी महत्व नहीं था। इसके बाद 1854 में ही मैकाले समिति बना। मैकाले 54 में मैकाले समिति में यह सिफारिश किया गया कि जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रणाली से जो लोक सेवक हैं उसका नियुक्ति होना चाहिए। तो भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस का गठन हुआ, और इसके बाद लंदन में परीक्षा होने लगा, यानी इंडियन सिविल सर्विस, उसका परीक्षा लंदन में होने लगा, जिसमें आयु सीमा 1823 वर्ष रखा गया और माध्यम अंग्रेजी भाषा रखा गया। इस प्रकार जो भारतीय युवा थे उसको भागीदारी लगभग शून्य हो गई। यदि 1864 में भी फिर भी किसी तरह से सत्येंद्र नाथ टैगोर जो पहले भारतीय थे, उन्होंने यह परीक्षा यानी आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। धीरे धीरे भारतीय युवाओं की मांग बढ़ने लगी और परीक्षा में भारत में भी आयोजित की जाए। इस प्रकार से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 भारतीयों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में शामिल करने की चर्चा हुई। 1892 के अधिनियम में कहा गया कि अधिक भारतीयों को सेवाओं में स्थान दिया जाएगा, लेकिन वास्तविक सुधार नहीं हुए। फिर आया ली आयोग यानी ली कमीशन 1924। भारत में सिविल सेवा सुधार हेतु 1923 में ली आयोग यानी ली कमीशन नियुक्त किया गया। इसका सिफारिश यह था कि भारत में ही पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन बना। याद रखिएगा, यह था पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर। कौन थे? सर रॉस बारकर। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसको हम लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रांतीय लोक सेवा आयोग यानी प्रोविंशियल पीसीएस का प्रावधान किया गया। आयोग की स्वतंत्रता और कार्यक्षमता को भी बढ़ावा मिला। इसके बाद आता है स्वतंत्रता के बाद, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और लागू होने के बाद ही अनुच्छेद 315 के तहत से 23 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी की व्यवस्था
की गई। इस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ और यूपीएससी इस प्रकार से एक संवैधानिक निकाय बना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना। क्या है भूमिका? तो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती करता है यूपीएससी, साथ ही भर्ती नियम और सेवा शर्त पर परामर्श देता है, विभागीय पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर राय देता है। इस प्रकार से देख सकते हैं लोक सेवा आयोग का विकास का क्रम किस प्रकार से है। संरक्षक प्रणाली पहले आया, फिर प्रतियोगी परीक्षा आयोजन होने लगा 1854 में, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना, फिर संघीय लोक सेवा आयोग 1935 में बना, फिर यूपीएससी आया 1950 में। इस प्रकार यूपीएससी का गठन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को निष्पक्ष, योग्यता आधारित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग का जो संवैधानिक प्रावधान आप इसमें देख सकते हैं, भाग 14 आप इसमें देख सकते हैं जिसका नाम है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें अध्याय 1 में सेवाएं हैं जिसको 308 कहा गया है, फिर विशेष सूची में आपका 308 से 314 है, फिर अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है जिसको 315 से स्टार्ट होकर 323 तक जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाग 14 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है अध्याय 2 में, और अनुच्छेद 315 से 323 तक इसमें अनुच्छेद का प्रावधान है जो कि संबंधित है लोक सेवा आयोग से। अब संघ लोक सेवा आयोग का जो संवैधानिक प्रावधान है उसको एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 315 कहता है कि लोक सेवा आयोग का गठन हो। इसके अलावा अनुच्छेद 316 कहता है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से हो। तो इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, जो कि जो पहले हो जाए 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, याद रखिएगा। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी राष्ट्रपति के पास होता है। तो याद रखेंगे जो भी राज्य लोक सेवाएं है, जैसे जेपीएससी है, तो जेपीएससी का जो नियुक्ति होगा अध्यक्ष का या सदस्य का कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। लेकिन बर्खास्तगी यदि करना होगा तो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अनुच्छेद 317 कहता है अध्यक्ष और सदस्यों के पद से किस प्रकार से हटाया जाए। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच कराकर अध्यक्ष सदस्य को पद से हटा सकते हैं। दुर्व्यवहार के कारण हटा सकता है, यानी मिसबिहेवियर, या फिर अयोग्यता यानी इनकैपेसिटी के तहत उसको हटाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। अन्य कारण है जैसे कि दिवालियापन, लाभ का पद धारण करना, मानसिक या शारीरिक अक्षमता होना, तो इस प्रकार से वह राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है। अनुच्छेद 318 सेवा की शर्तें में संसद और राज्य विधानमंडल यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्त निर्धारित करता है, साथ ही कर्मचारी की भर्ती के लिए नियम बनाता है। अनुच्छेद 319 पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाता है, जैसे यूपीएससी का जो अध्यक्ष होगा वह संघ या राज्य का जो लोक सेवा अध्यक्ष होगा वह नहीं बन सकता है, पुनः नहीं बन सकता है, लेकिन जो कि यूपीएससी का सदस्य है वह अध्यक्ष बन सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। फिर अनुच्छेद 320 कहता है उसके कार्य के बारे में, जो यूपीएससी है उसका कार्य क्या क्या है। तो केंद्र और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती करना, भर्ती पद्धति और परीक्षा के संचालन पर परामर्श देना, पदोन्नति, स्थानांतरण और नियुक्ति से जुड़े मामलों पर परामर्श देना। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सलाह देना। इस प्रकार से सरकार यूपीएससी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। अनुच्छेद 321 कहता है जो अतिरिक्त कार्य के बारे में देता है, जैसे कि संसद यूपीएससी को अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है, जैसे कि अन्य परीक्षा का संचालन, जैसे कि सीए, पीएफ हो गया, एनडीए हो गया, ये सभी जो है और भी अलग अलग परीक्षाएं हैं उसको संचालन करते। फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, ये सभी चीज़ें जो है आपको अतिरिक्त कार्य के रूप में अनुच्छेद 321 में यूपीएससी के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 322 जो है व्यय के बारे में यानी एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है। यूपीएससी का जो खर्च भारतीय संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से होता है, इसलिए यह सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है।
अनुच्छेद 323 कहता है कि एक वार्षिक प्रतिवेदन यानी एनुअल रिपोर्ट तैयार करके यूपीएससी हर साल राष्ट्रपति को सौंपती है और राष्ट्रपति क्या करता है, इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है, साथ ही सरकार की टिप्पणियां भी जोड़ते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि संविधान के पार्ट 14 यानी आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत आता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। साथ ही नियुक्ति बर्खास्तगी राष्ट्रपति के पास होती है। सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है परंतु आमतौर पर मानी जाती है। तो इतनी बातें आपको लोक सेवा आयोग के बारे में जाननी चाहिए। क्या है इसका स्वतंत्रता, क्या क्या इसमें इंडिपेंडेंट है किस किस मामले में, उसको जान लेते हैं। लोक सेवा आयोग तो संवैधानिक दर्जा के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में यूपीएससी को अनुच्छेद 315 से 323 तक में दर्ज किया गया है। इसे संवैधानिक निकाय जानते हैं कि निकाय बनाया है। अब इसका नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट, यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य सीधे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये एक स्वतंत्रता है उसको। इसमें सरकार या किसी अन्य संस्था का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा इसका कार्यकाल सुरक्षा है यह है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। तो कार्यकाल के बीच में समाप्त नहीं किया जा सकता, ये इसका स्वतंत्रता है, इसका इंडिपेंडेंसी है कि कार्यकाल के बीच में इसकी जो सर्विस है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद। इसके अलावा वेतन और भत्ते में इसका बहुत सारा स्वतंत्रता है, इसमें इंडिपेंडेंसी देखने को मिलता है। क्या है कि अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है और इनका वेतन और व्यय भारतीय संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, इसलिए संसद इसे घटा नहीं सकती। हटाने की कठिन प्रक्रिया रिमूवल प्रोसेस होता है जो कि कठिन होता है। वो क्या है, यूपीएससी का अध्यक्ष हो या सदस्य हो उसको हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है। हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच आवश्यक है और जांच में किस तरह का आधार है वो भी बताना जरूरी है। दुर्व्यवहार या अयोग्यता साबित होने पर ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा पुनर्नियुक्ति पर रोक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन रीअपॉइंटमेंट पर रोक है। क्या है कि जो भी पुनः किसी भी लोक सेवा आयोग कोई अध्यक्ष है तो अध्यक्ष जो है पुनः अध्यक्ष नहीं बन सकता, चाहे वह राज्य सरकार में हो या लोक संघ में हो, और सदस्य केवल अध्यक्ष बन सकता है। अब सदस्य जो है दोबारा से सदस्य नहीं बन सकता है, वो बनेगा तो अध्यक्ष बन सकता है लेकिन दोबारा सदस्य नहीं बन सकता। इससे वे सरकार को खुश करने के लिए पक्षपात नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो संघ लोक सेवा आयोग को फिर से एक बार संक्षेप में जान लेते हैं कि संवैधानिक दर्जा क्या है। अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, हटाना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद। वेतन जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है जो कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से प्राप्त होता है। पुनर्नियुक्ति पर रोक है, सरकार की प्रत्यक्ष दखलंदाजी भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। संघ लोक सेवा का संरचना यानी कंपोजिशन क्या है उसको हम लोग देख सकते हैं कि इसका संरचना क्या है। तो यूपीएससी की संरचना इस प्रकार है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष और सदस्य का जो स्थिति कितना होगा संख्या, वो इसमें निश्चित नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि वह आयोग में कितना सदस्य रखेगा, यह वह तय कर सकता है राष्ट्रपति। वर्तमान समय में यूपीएससी में एक अध्यक्ष है और 10 सदस्य हैं। इस प्रकार से कुल 11 सदस्य हैं। नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट, आपको यूपीएससी का जो अध्यक्ष है और सभी सदस्य है ये सभी का नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आमतौर पर आयोग के सदस्य उच्च प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं और कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने सरकारी सेवा में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। इस प्रकार से कार्यकाल क्या होता है अध्यक्ष और सदस्य का, तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष और सदस्य है उसके लिए 6 वर्षों का कार्यकाल दिया जाता है या फिर उसका जो है आयु 65 वर्ष हो, जो पहले हो जाए।
वे कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। पद से हटाने की स्थिति क्या है? तो केवल राष्ट्रपति ही यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकता है। हटाने के आधार क्या हो सकते हैं? तो दिवालिया का होना, लाभ या पद धारण करना, शारीरिक या मानसिक अक्षमता होना, या दुराचार यानी मिसबिहेवियर होना, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जांच आवश्यक है। इस प्रकार से संघ लोक सेवा की संरचना आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेवा शर्त में क्या क्या आता है? तो जो सदस्य होता है उसका वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके द्वारा? संसद के द्वारा नए कानून से निर्धारित किया जाता है। इन शर्तों को उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान में बदला नहीं जा सकता। अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। अध्यक्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सचिवालय और स्टाफ यूपीएससी के कामकाज के लिए सचिवालय और अन्य स्टाफ की भी जरूरत होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। कर्मचारियों की संख्या और सेवा शर्त भी राष्ट्रपति ही तय करता है। इस प्रकार से यूपीएससी में अध्यक्ष होगा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सदस्य की संख्या संविधान में निश्चित नहीं है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष के आयु तक। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हटाता है सिर्फ और सिर्फ केवल राष्ट्रपति, वो भी विशेष परिस्थिति में। इस प्रकार से उसका हम लोग संरचना देख सकें। अब आता है कि संघ लोक सेवा का कार्य क्या है। तो इस संघ लोक सेवा का कार्य भर्ती करना है, और भर्ती में विभिन्न जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एनडीएस, एडीएस, सिविल सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा, ये सभी का भर्ती करना है। फिर एक प्रमोशन में भी इसका योगदान होता है कि कौन से कर्मचारी को, विभाग के निचले स्तर का जो कर्मचारी है उसको प्रमोट करके उसका पद बढ़ा देना है। तो ये भी कार्य जो है यूपीएससी करता है। परीक्षा का आयोजन करता है, जो सिविल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, एनडीएस, एडीएस, सीएपीएफ, एससीआरए, आईएएस, ये सभी जो है करता है। साथ ही सरकार को परामर्श देता है कि नियुक्ति कैसा होना चाहिए, पदोन्नति में क्या होना चाहिए, किस आधार भर्ती योजना क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ। अनुशासनात्मक मामला भी वह तय करता है कि कोई भी कर्मचारी है उसको पद से निलंबित करना, नौकरी से निकालना, वेतन पदोन्नति रोकना, पेंशन में कटौती करना, किसी प्रकार का दंड देना। तो ये सारे कार्य जो है लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से सेवा शर्तों से जुड़े मामला भी देखता है, जैसे कि सेवा की आयु सीमा, पेंशन नियम, कार्यकाल, ये सभी जो है लोक सेवा आयोग भी देखता है। पेंशन और क्षतिपूर्ति यूपीएससी ये भी देखता है कि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को समय से पहले हटा दिया गया है, तो नौकरी में चोट आय आदि से नुकसान हुआ है, तो उसे पेंशन क्षतिपूर्ति मिलने चाहिए या नहीं। इस प्रकार से यूपीएससी लास्ट में एक वार्षिक रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से यूपीएससी के कार्य आपको देख सकते हैं। क्या है सीमाएं इसका, कि क्या कितना तह तक वह यूपीएससी का कार्य हो सकता है। तो केवल सलाहकार भूमिका है, एडवाइजरी रोल ओनली है, कि यूपीएससी सिर्फ सलाह दे सकता है कि सरकार को, उसका पालन करना या ना करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार चाहे तो आयोग की सलाह को माने या ना माने। अनुशासनात्मक मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार नहीं है। ये कार्रवाई करने का अनुशंसा कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेता है? वो सरकार ही लेता है। राज्य सेवाओं में सीमित भूमिका भी है, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं तक सीमित है। राज्य लोक सेवा में इसका कोई भी नहीं चलता है, केवल सरकारी कार्यों सेवाओं तक ही सीमित है। इसका जो यूपीएससी का कार्य क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में यह अपना नियंत्रण नहीं कर सकता। न्यायिक अधिकारों पर अभाव, यूपीएससी में कोई न्यायिक निकाय नहीं है, यानी जुडिशियल बॉडी नहीं है। यह किसी नियुक्ति या अनुशासनात्मक मामले में कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश भी नहीं दे सकता। संसद या राज्य विधानमंडल का नियंत्रण, यानी संसद और राज्य विधानमंडल यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा कर सकते हैं। इससे आयोग की पूर्ण स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इसके अलावा यूपीएससी की सीमाओं का सार इस प्रकार से देख सकते हैं। केवल सलाहकारी भूमिका निभाता है। अनुशासनात्मक मामलों में अंतिम निर्णय सरकार का होता है। राज्यों की भर्ती में सीमित अधिकार होती है। निजी क्षेत्र में
कोई अधिकार नहीं होता, न्यायिक अधिकार भी नहीं है और संसद और विधानमंडल का नियंत्रण उस पर होता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का संवैधानिक प्रावधान आप सेम यूपीएससी के तरह ही होता है। जहाँ जहाँ यूपीएससी का होता है वहाँ वहाँ राज्य लोक सेवा के बारे में भी इस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक। इसके अलावा इसकी संरचना जो क्या होता है, इसमें अध्यक्ष और सदस्य होता है। तो अध्यक्ष यानी राज्य लोक सेवा आयोग यदि जेपीएससी है तो उसका अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा, वह राज्यपाल के द्वारा करेगा। जो जेपीएससी है उसका सदस्य का नियुक्ति कौन करेगा, तो वो भी राज्यपाल द्वारा करेगा। सदस्यों की संख्या राज्यपाल तय करता है और सदस्य का कार्यकाल देखिए यहाँ 6 वर्ष है और 62 वर्ष की आयु। यहाँ यूपीएससी में 65 वर्ष था और इसमें क्या हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग में 62 वर्ष है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष सदस्य को केवल राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर हटा सकता है। चाहे यूपीएससी हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसका अध्यक्ष और सदस्य को हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। स्वतंत्रता क्या है राज्य लोक सेवा की स्वतंत्रता, तो अध्यक्ष और सदस्यों की सुरक्षा यूपीएससी जैसी ही है और सेवा अवधि वेतन आदि राज्य की विधानमंडल द्वारा कम नहीं किए जा सकते और हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति के पास होती है। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है, तो भर्ती करना, सलाहकार का कार्य करना, इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन देना। तो इस प्रकार से भर्ती में आपको कर सकते हैं प्रत्यक्ष भर्ती कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या प्रोन्नति से नियुक्ति करना। इस प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य है। सलाहकार में नियुक्ति कैसा होना चाहिए, पदोन्नति किस प्रकार से होना चाहिए, तो राज्य सरकार को यह सलाह देता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सलाह देता है। फिर सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के लिए सरकार को सलाह देता है। सीमाएं क्या हैं कि केवल सलाहकारी भूमिका ही निभा सकता है राज्य लोक सेवा, सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायिक अधिकार भी नहीं है इसके पास और निजी क्षेत्र या केंद्र सेवाओं में कोई भूमिका नहीं होता। इसका अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास होता है। इस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में क्या संबंध है कि दोनों ही संस्थाएं संवैधानिक निकाय हैं। राज्य लोक सेवा राज्य स्तर पर कार्य करता है, जो कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग केंद्र के स्तर पर कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार यूपीएससी से सलाह भी ले सकता है। इस प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग का सारांश देख सकते हैं कि इसका भी प्रावधान 315 से 323 में है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है, हटाया राष्ट्रपति के द्वारा हटा सकते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है की आयु तक होता है। मुख्य कार्य है राज्य सेवाओं की भर्ती और सरकार को सलाह देना, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, ये हमारा झारखंड लोक सेवा आयोग। उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। गठन 2000 में हुआ झारखंड राज्य बनने के बाद, जैसे 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य बना। संवैधानिक प्रावधान हम लोग 315 से 323 तक है। मुख्यालय रांची में है। संरचना कितना है, अध्यक्ष प्लस सदस्यगण, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। क्या है फंक्शन, तो ये देख सकते हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा यानी जेएस की भर्ती करना, पुलिस सेवा यानी जेपीएस का भर्ती करना। इस प्रकार से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार ये होता है। अभी जो अभी संरचना में जो भी अध्यक्ष हैं वह हैं पीएल ख्यांगते, जो कि पूर्व मुख्य सचिव है, आईएएस अधिकारी थे, वो अभी अध्यक्ष बने हुए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के। इसके साथ ही सदस्य 3 सदस्य हैं, डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद, ये सदस्य हैं। स्वतंत्र और सीमाएं क्या हैं, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। यूपीएससी की सलाह राज्य सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होती। सरकार कई बार नीति निर्धारण में बदलाव कर सकती है। भर्ती में देरी और विवाद भी प्रमुख चुनौतियां हैं। झारखंड राज्य की उच्च सेवाओं में पारदर्शी भर्ती महत्व क्या है और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं।
अब आता है बात सिविल सेवकों का प्रशिक्षण। जो सिविल सेवक होते हैं उसका प्रशिक्षण कैसे होता है, तो पहले बात कर लेते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों का उसका प्रशिक्षण के बारे में। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS का प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी LBSNAA मसूरी में होता है, जो कि 2 वर्ष के लिए लगभग 2 वर्ष के लिए होता है। क्या क्या चरण होते हैं, तो संस्थानिक प्रशिक्षण होता है। सबसे पहले भारतीय प्रशासन, संविधान, कानून, अर्थव्यवस्था, लोक नीति, प्रबंधन आदि का अध्ययन करवाया जाता है। फिर व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला प्रशिक्षण यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में प्रशिक्षुओं को राज्य सरकार के साथ जोड़कर जिला स्तर पर काम का अनुभव कराया जाता है। फिर इसका अवलोकन, व्यवहारिक प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी दी जाती है। राज्य सचिवालय में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग दी जाती है। तो राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्य प्रणाली का अनुभव कराया जाता है। फिर आता है फेज 2 प्रशिक्षण, जिसमें मसूरी लौटकर समस्याओं पर चर्चा होती है, अनुभव साझा करना होता है और कुल मिलाकर IAS अधिकारी को लगभग 21 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं यानी IPS का उसका प्रशिक्षण किस प्रकार से होता है, तो इसका प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में होता है। कितने अवधि के लिए होता है, तो लगभग 2 वर्ष के लिए होता है। चरण क्या है, तो आधारभूत प्रशिक्षण 4 माह का होता है। फिर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रथम चरण 12 माह का होता है। फिर जिला स्तर पर प्रशिक्षण 8 माह का होता है। फिर व्यवहारिक प्रशिक्षण द्वितीय चरण 3 माह का होता है। फिर आता है भारतीय वन सेवा अधिकारी का प्रशिक्षण यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्था देहरादून में होता है। अवधि 3 वर्ष के लिए होता है। मुख्य भाग क्या है, वन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, कानून एवं नीति, क्षेत्रीय भ्रमण और फील्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है भारतीय विदेश सेवा यानी IFS का प्रशिक्षण स्थान कहाँ पर होता है, तो विदेश सेवा संस्थान नई दिल्ली में होता है। लगभग 3 वर्ष के लिए होता है। चरण क्या है, आधारभूत प्रशिक्षण यानी LBSNN मसूरी 4 माह के लिए, नई दिल्ली में प्रशिक्षण 12 माह के लिए। फिर राज्य सचिवालय और केंद्र प्रशिक्षण होता है वह 6 माह के लिए। विदेश मंत्रालय और भारतीय मिशनों में प्रशिक्षण 14 माह के लिए होता है। तो इस प्रकार से भारतीय विदेश सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य सेवाओं का प्रशिक्षण भी होता है, जैसे केंद्रीय सेवाओं के लिए भी LBSNAA लवासना मसूरी में 4 माह का आधारभूत प्रशिक्षण होता है। इसके बाद विशेष सेवाओं के लिए संबंधित विशिष्ट अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि सिविल सेवकों का नेतृत्व और उसके गुण की बात करें, तो नेतृत्व की परिभाषा के रूप में यदि हम जान सकते हैं कि नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शित और संगठित कर किसी साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। सिविल सेवाओं में नेतृत्व का मतलब है जनहितकारी नीतियों का कुशल क्रियान्वयन और अधीनस्थ और जनता का विश्वास अर्जित करना। सिविल सेवकों के नेतृत्व का महत्व लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना यानी सरकार और जनता के बीच सेतु, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस यानी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता, विकास प्रशासन यानी गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, नैतिक मानक स्थापित करना, लीड बाय एग्जाम्पल यानी खुद उदाहरण बनना। इसके अलावा संकट प्रबंधन, बाढ़, महामारी, दंगा, आपदा आदि में प्रशासनिक नेतृत्व देना, नवाचार को बढ़ावा यानी ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया जैसी पहल करना। इसके अलावा टीम वर्क, कर्मचारी को प्रेरित करना और सामूहिक निर्णय लेना। इस तरह से सिविल सेवकों का नेतृत्व का महत्व होता है। इसके अलावा सिविल सेवकों में अपेक्षित नेतृत्व गुण होते हैं, जैसे कि नैतिक गुण में सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रेटेड, ईमानदारी और नैतिकता, निष्पक्षता और न्यायप्रियता, ये सभी गुण एक सिविल सेवकों के में होता है। प्रशासनिक गुण के रूप में देख सकते हैं कि निर्णय क्षमता, समस्या समाधान कौशल, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा, ये सभी गुण सिविल सेवकों के रूप में होता है। और समय प्रबंधन और दक्षता, ये सभी जो है सिविल सेवकों के गुण के अंतर्गत आता है। सिविल सेवकों
का जो बौद्धिक गुण है उसमें क्या क्या होना चाहिए? दूरदर्शिता होना चाहिए, नवाचार और रचनात्मकता होना चाहिए, विश्लेषणात्मक सोच होना चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए। मानवीय गुण यानी ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज भी होना चाहिए, जैसे कि सहानुभूति, एम्पैथी होना चाहिए, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, प्रेरणा शक्ति यानी मोटिवेशनल कैपेसिटी होना चाहिए। संकटकालीन गुण होना यानी क्राइसिस क्वालिटी होना चाहिए, जैसे साहस होना चाहिए, करेज, धैर्य होना चाहिए, पैसेंस, त्वरित और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। इस प्रकार से भारतीय संदर्भ में देखें कि जो सिविल सेवक है उसका क्या नेतृत्व होता है, तो सरदार पटेल ने सिविल सेवकों को क्या बोला है? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला है। आज़ादी के बाद आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने देश के निर्माण नीतियों और विकास योजनाओं में नेतृत्व प्रदान किया है, और वर्तमान समय में डिजिटल गवर्नेंस, आरटीआई, पारदर्शिता और पब्लिक पार्टिसिपेशन के युग में सिविल सेवकों से परिवर्तनकारी नेतृत्व यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की अपेक्षा होती है। इस प्रकार से बहुत सारे चुनौतियां भी देखने को मिलता है, जैसे कि राजनीतिक दबाव, भ्रष्टाचार का खतरा, संसाधनों की कमी, जनता की बढ़ती अपेक्षाएं, तकनीकी और वैश्विक चुनौती। इस प्रकार से निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि जो सिविल सेवकों का नेतृत्व है सिर्फ प्रशासनिक आदेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनसेवा, नैतिकता, सहानुभूति और दूरदर्शिता का सम्मिलित रूप है। यदि सिविल सेवक आदर्श नेतृत्व प्रदर्शित करें तो वे भारत को सुशासन और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता। क्या है कर्मचारियों का मनोबल? जो इस सर्विस में है उनका मनोबल कैसा होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी कैसा होना चाहिए? तो मनोबल की परिभाषा से सबसे पहले परिचित होते हैं कि मनोबल है क्या। तो किसी भी कर्मचारी के कार्य के प्रति मानसिक स्थिति, उत्साह और समर्पण का स्तर ही मनोबल कहलाता है। उच्च मनोबल वाले सिविल सेवक कठिन परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी निभाते हैं। उत्पादकता की क्या परिभाषा है? उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, यानी कम से कम संसाधन और समय का प्रयोग कर अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। सिविल सेवकों की उत्पादकता का सीधा प्रभाव सुशासन और विकास योजनाओं पर पड़ता है। मनोबल और उत्पादकता का महत्व क्या है सिविल सेवकों के लिए या फिर इस प्रशासन में? तो संकट प्रबंधन, आपदा या दंगा जैसी स्थिति में कुशल प्रतिक्रिया देता है। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन यानी योजनाएं समय पर और सही तरीके से पूरी होती हैं। जन विश्वास बनता है यानी जनता और सरकार के बीच विश्वास का पुल बनता है। सुधारित कार्य संस्कृति यानी पारदर्शिता और जवाबदेही और टीम वर्क होता है। और राष्ट्र निर्माण में यानी विकास, शांति और सामाजिक न्याय में योगदान देता है, जिससे कि राष्ट्र निर्माण बेहतर होता है। सिविल सेवकों के मनोबल को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं कुछ, जैसे कि सकारात्मक उच्च मनोबल बढ़ाने वाले जैसे न्यायपूर्ण वेतन और भत्ते, प्रशिक्षण और कौशल विकास, प्रशंसा और पुरस्कार प्रणाली, पारदर्शी पदोन्नति और सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण। इस प्रकार से कुछ नकारात्मक भी हैं जैसे जो कि मनोबल घटाने वाले होते हैं, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और पक्षपात, अत्यधिक कार्यभार और संसाधनों की कमी, असुरक्षा की भावना, स्थानांतरण, निलंबन का डर, इसी प्रकार पदोन्नति और कैरियर प्रगति की अनिश्चितता। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा जो मनोबल और उत्पादकता बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो नैतिक और पारदर्शी प्रशासन जिससे निष्पक्ष निर्णय और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, निरंतर प्रशिक्षण एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कि एलबी, लबसना और अन्य संस्थानों में हो, प्रोत्साहन और पुरस्कार जैसे कि जो भी अच्छे लोक सेवक हैं अच्छे कार्य करने के लिए अधिकारी को सम्मान देना, तनाव प्रबंधन और वर्क लाइफ बैलेंस हो, ई गवर्नेंस और डिजिटल टूल्स हो, राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा हो, सकारात्मक कार्य संस्कृति हो। इस प्रकार से कह सकते हैं जो सिविल सेवकों का मनोबल और उत्पादकता सुशासन की रीढ़ है। यदि सेवक प्रेरित, संतुलित, प्रशिक्षित और नैतिक होंगे तो नीतियों का क्रियान्वयन कुशल होगा और जनता में प्रशासन की साख यानी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि जेपीएससी का महत्वपूर्ण टॉपिक में से है, कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता। इस प्रकार से हम लोग आज यह पूरा का पूरा टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। आप
आपको यह वीडियो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। और यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो कि जिस स्टूडेंट को ज़रूरत है उन नीडी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच जाए, कम समय में तैयारी हो, ताकि एक सुसज्जित एक नोट्स मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।